नमस्कार, 5 की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। यूपी की बात करते हैं, जहां पर एक लड़के ने सिर्फ इस बात की धौंस दिखाई है कि उसका बाप दारोगा है और उसने रेप करने की दोबारा धमकी भी दी थी। वो तो और इतना ही नहीं मामला कुचलकर हत्या का भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात है, जहां पर 13 साल की जिस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसके पिता को सुबह एक ट्रक ने कुचलकर मार डाला। पीड़िता के पिता अस्पताल में उसे देखने के बाद बाहर निकले, तभी ट्रक उन पर चढ़ा दिया गया। पीड़िता के घर वालों ने कल ही आरोप लगाया था कि आरोप के दारोगा के जिस बेटे पर आरोप है रेप का, उसके भाई ने धमकी देते हुए कहा था कि मेरा बाप दारोगा है, एफआईआर करोगे तो इस बार सबके सामने रेप कर देंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप और पॉस्को के तहत केस दर्ज करके रेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने यहाँ रात में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और सर जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई गोलू का सौरभ यादव हम लोगों को धमकाने पहुंचा रिपोर्ट किया, तो ध्यान रखना हमारा बाप दरोगा है, हम तुमको देख लेंगे और दोबारा भी ये बुरी नीयत से काम करेंगे। शासन और शासन और पीड़िता के परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख दिया जाएगा, साथ ही पट्टा भी दिया जाएगा। इस तरह से विचार चल रहा है और विवेचना को कड़ाई से किया जाएगा। दोनों घटनाओं में विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों को किसी भी तरीके से कड़ी कार्रवाई से बचने का मौका नहीं दिया जाएगा और हर तरह की कड़ी कार्रवाई जैसे एनएसए इत्यादि पर भी विचार किया जा रहा है। और हमारे साथ ही कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो एफआईआर है इसमें तो वक्त पे हो गई, लेकिन क्या इनके पिता या परिवार को ऐसा लग रहा था कि पीड़िता के उनके ऊपर इस तरीके का एक्शन हो सकता था? क्या पुलिस इसके मामले में पूरी तरीके से परिचित थी कि खतरा है? नहीं, देखिए, पुलिस ने जो एफआईआर की है उस एफआईआर में पिता की तहरीर पे ये दर्ज किया गया है कि जो दारोगा का बेटा है रेप का आरोपी, उसका जो दूसरा भाई है उसने आके उनके पिता कह रहे हैं कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ घर से निकला थाने जाने के लिए एफआईआर कराने के लिए, तो उसने कहा कि अगर एफआईआर करोगे तो इस बार खुलेआम रेप करेंगे उसके साथ में, और मैं दारोगा का बेटा हूं और पुलिस से कुछ नहीं करवा पाओगे हमारा। तो ये धमकी तो एफआईआर में दर्ज है। अब ये जो ट्रक से कुचलने की बात है, इस बात का अंदेशा, अब ये दुर्घटना भी हो सकती है कि वो निकले हों और किसी ट्रक ने हाईवे पे टक्कर मार दी हो, और ये कोई साजिश भी हो सकती है कि उनको मरवाया गया हो। ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन ये बात कि वो धमकी दे रहा था कि एफआईआर मत कराना, मैं दारोगा का बेटा हूं, क्योंकि इस धमकी के बाद ये शक लोगों में बढ़ जाता है कि अगर बच्ची के पिता की मौत हो गई और उसके पहले आरोपी जो है धमकी दे रहा है, तो कहीं ये उसका काम तो नहीं है। तो अब पुलिस जब जांच करेगी, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि दोनों मुद्दों पे जांच करेंगे, जो एक रेप का मामला है उसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी कि वो जो ट्रक से कुचले गए हैं, क्या वो सिर्फ एक हादसा था या जानबूझ करके हत्या कराई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। कमाल बता रहे थे कि किस तरीके से ये मामला, दरअसल अभी हत्या का मामला तो चल रहा है ही है और उसके पहले जो पॉक्सो के तहत रेप हुआ है उसका भी मामला चल रहा है, जिसमें जांच होनी बाकी है। अभी पूरी तरीके से आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। और बात करते हैं मेरठ की, जहां पर आप सबको पता है कि एक अरसे पहले दंगे हुए थे और उसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उन सांप्रदायिक हिंसों में मुजफ्फरनगर दंगे में संगीत सोम को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब वो बरी कर दिए गए हैं। और ये जो बरी हुए हैं, 2013 में दंगे से पहले कवाल कांड को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ था, इसमें उनको बड़ी राहत मिली है। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने उनके ऊपर जो केस था उसको खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता को निरंतर पेश होने के नोटिस देने के बावजूद भी वो हाजिर नहीं हुए, इस वजह से केस को रद्द किया जाता है। दरअसल केस में वादी तत्कालीन एएसआई सुबोध सिंह हैं, जिनकी बुलंदशहर हिंसा में मौत हो चुकी है। सरकारी वकील के मुताबिक पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की और विधायक के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया। पुलिस ने अपनी ये रिपोर्ट 4 साल पहले ही अदालत को सौंप दी थी। पुलिस की रिपोर्ट और वादी के मृत्यु प्रमाण पत्र को अदालत में दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और इस केस को बंद कर दिया गया। जो पैरोकार ने मृत्यु रिपोर्ट दाखिल की है, उस मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर, उस पैरोकार के बयान के आधार पर माननीय न्यायालय ने
अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है, उसी आधार पर ये मुकदमा समाप्त कर दिया। वीडियो वायरल कब का मामला, कब ये वीडियो वायरल किया? 2013 का मामला है और पुलिस ने इसमें बहुत गहन विवेचना की है। कोई साक्ष्य मान्य विधायक के विरुद्ध नहीं पाया गया। पुलिस ने पूरी विवेचना के बाद इसमें एफआईआर प्रस्तुत की थी और न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया है। बेहद सामान्य प्रक्रिया है। और बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें राज्यपाल ने थोड़ी देर पहले शपथ दिलाई। ये पौड़ी गढ़वाल से सांसद भी हैं। अब ये संसद की जगह विधानसभा में पहुंचेंगे। अब इनको चुनाव करवाना होगा, खुद को 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर जाना होगा। तीरथ सिंह को आज शपथ दिलाई गई है और इसके पहले शाम को 4 बजे के पहले विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई थी गवर्नर को और उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ, केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया। एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहाँ तक होगा वो उनकी। और आज मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी ने किया है और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रधानमंत्री जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर के चौमुखी विकास। और उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के मसले पर हमारे साथी शरद शर्मा ने बात की है मदन कौशिक से, जो लगातार मंत्री रहे हैं इस सरकार में। मेरे साथ उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में लगातार मंत्री आने वाले और आगे भी मंत्री बनेंगे, मदन कौशिक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, क्या मैसेज आप लोगों ने दिया है इससे? नहीं, मैसेज कुछ भी नहीं है। एक अच्छा काम त्रिवेंद्र जी कर रहे थे, उस अच्छे काम को और आगे बढ़ाएंगे। यह दायित्व परिवर्तन हुआ है और तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छा काम करेंगे और राज्य को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे। सवाल सब ये पूछने कि ऐसा हुआ क्या था कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा 4 साल? ये तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय पे दायित्व परिवर्तन, हमारी पार्टी में अगर कभी ऐसा निर्देश होता है सहर्ष स्वीकार किया जाता है। एक आखिरी सवाल, क्या ये वैसी परिस्थिति बनी जैसे पिछली बार निशंक जी को हटाकर और नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। देहरादून से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना पर्चा भर दिया है। नंदीग्राम में उनका मुकाबला टीएमसी से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी से है। टीएमसी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम जीतते रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर अपना रुख भी साफ किया था शुभेंदु अधिकारी ने कि वो ममता बनर्जी से मुकाबला करना चाहते हैं। इससे पहले, पर्चा भरने से पहले वो नंदीग्राम के शिव मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई। हेलीकॉप्टर से हल्दिया पहुंचने के बाद वो पदयात्रा करते हुए नामांकन केंद्र पहुंची। नंदीग्राम में उनका मुकाबला टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, जिसको लेकर टीएमसी हमेशा सवाल खड़े करते रही है। हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। सो आई आस्क्ड देम, अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है, तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के समर्थकों में बड़ा जोश है और इसीलिए उनके एक समर्थक से हमने बात की है, मोनू दीपा ने। तृणमूल का एंथम बन गया है, उसका एक नया रूप देख सकते हैं। ये अजवाल शेख भाई साहब हैं जो एकदम क्रिकेटर के हिसाब से लिबास में आप प्रस्तुत हुए हैं ममता बनर्जी के नॉमिनेशन के। यहाँ उनके बैट पे क्या लिखा है दिखाइए, ऊपर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है खेला हवे, यहाँ पे लिखा है टीएमसी और उनके दिल में आप देख सकते हैं है अभिषेक बनर्जी और
पीछे ममता बनर्जी, और वहाँ पे कहा गया है ममता हमारी माँ है। तो इकबाल साहब, ये क्यों ऐसा आपका प्रदर्शन? ये प्यार का इजहार है। बंगाल में जो नौजवान है उसी का प्यार का इफेक्ट दिया है हमने कि हम लोग कितना दिल में उनको रखते हैं। आज उसको दिखाने के लिए थोड़ा आ गया, मिल गया। बहुत दिन से हम लोग हल्दिया का आदमी ऐसा बार बार नहीं मिलते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज मिल गया है, इसीलिए थोड़ा हम लोग आ गया है। तो क्या कितना स्कोर होगा इस बार इलेक्शन में? 211 दीदी का स्ट्राइक रेट था, इस साल 221 स्ट्राइक रेट होगा। अरे बाप रे। और टोटल स्कोर टीम का? टीम का नॉट आउट 200 स्कोर 221 इस दीदी मोनी इस बार 200 पार। अरे बाप रे, ये तो थोड़ा अमित शाह जैसे हो गया वैसे। नहीं यही होगा, यही है, हमारा वाली है। मोदी जी, अमित शाह जी और जोगी जी, विजय वर्गीय जी, नड्डा जी जो भी आए वो प्लेयर लिस्ट का बाहर का आदमी है। और 294 का जो प्लेयर लिस्ट है उसमें नहीं आएगा। मैडम उसका बात मत करिए। और शुभेंदु अधिकारी का मत लीजिए, वो तो ऐसे ही हार जाएगा। तो क्यों इतना दीदी से, क्यों इतना प्यार? दीदी हमारा दिल में बसता है, इसीलिए हम लोग प्यार करते हैं। जो बंगाल के लिए किया है, हम लोग सीपीएम का जमाने में इस रोड पे जाते थे, कोई प्रेग्नेंट महिला बस में जाता था, उसका डिलीवरी बस में हो जाता था। ये जो लाइट है, ये जो रास्ता है, जो बेटी के बंगाल का बेटी के लिए किया है, रूपश्री, कन्याश्री, और आम जनता के लिए जो किया है 700 कार्ड, ये मत पूछिए। पूरा इंडिया में या वर्ल्ड में इसका एक रिकॉर्ड है। दीदी अभी आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहिएगा? हम बहुत खुश होंगे, इतना खुश होंगे। मैडम आप मत पूछिए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने डेरा डाल दिया। एक किराए के घर में उन्होंने रहना शुरू करके अब वहां पर अपने चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है और वहां पर बीजेपी और टीएमसी में पोस्टर वॉर चल रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी और बीजेपी दोनों ने पोस्टर लगाकर एक दूसरे पर हमले किए हैं। और पूरे इस प्रचार की जो शुरुआत है उसमें टीएमसी ने आगे रहने की कोशिश की है। उन्होंने एक नारा दिया है जिसका नाम मतलब है खेला होबे, यानी कि खूब खेल होगा। और टीएमसी का जो चुनावी नारा है ये एक नौजवान ने बनाया है जो कि पेशे से इंजीनियर भी रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में ये जो खेला होबे का नारा है ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि इसकी गूंज देश के कई इलाकों में सुनाई दे रही है। ताहले पहले एप्रिल खेला होबे, खेला होबे। देवांशु, आपका जो ये गाना है, जो स्लोगन है खेला होबे, जिसमें इतने हर जगह बजते हैं, आजकल तो डीजे म्यूजिक के साथ भी बजते हैं, 20 मिनट में आपने लिखा, आप बता रहे थे? हाँ, एक्चुअली ये नॉर्थ बंगाल के दौरे के दौरान लिखा गया है। इसके पहले ममता दी आरेक बार जो बंगाल में हिट हुआ था 2019 का लोकसभा चुनाव में, वो भी नॉर्थ बंगाल में ही लिखा गया था। तो वो थोड़ा लकी जगह मेरे लिए है। तो उधर भी जाने के बाद जो टीएमसीपी का सपोर्टर्स है वो लोग ने बोले एक स्लोगन फिर से कर लीजिए। पिछले दिन रात को बोला, अगले दिन का अरेंजमेंट हुआ, तब भी लिखा नहीं था क्योंकि 2-3 प्रोग्राम में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था तो लिखा नहीं हुआ था। तो उसके बाद वो मैदान पर बैठ कर उस कॉलेज के सामने ही लिखा गया। उसके बाद शूट किया गया। शूट करने के बाद अगले दिन 6 जनवरी को शूट किया, 7 जनवरी को अपलोड किया और अभी तक तो उसको नियर अबाउट 50 लाख लोग देख चुके हैं। करीब 50 लाख के ऊपर लोग। और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बता रहे थे जैसे मुझे कि जय श्री राम का एक काउंटर चाहिए था बंगाल में, जय श्री राम का काउंटर ये खेला होबे है? नहीं, देखिए पर्सनली मुझे ये लगता था कि एक एपॉलिटिकल ऐसा स्लोगन होना चाहिए जो लोग जब उच्चारण करेंगे वो तो डायरेक्टली टीएमसी या ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन पब्लिक को ऐसे लगेगा कि देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ तृणमूल कांग्रेस। तो इस सोच के साथ मैंने बनाया। तो खेला होबे इन सब के साथ फिट हो गया है क्योंकि अभी जो शादी का जो प्रोग्राम है उनमें भी बज रहा है, सरस्वती पूजा का जो विसर्जन है उसमें भी ये बज रहा है। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी का लोग डर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर जो बड़े बड़े लोग, वो स्टेज से एक 25 साल के लड़के को अटैक कर रहा है इसके जो शुभेंदु अधिकारी मान लीजिए दीदी को अटैक करता था, अभिषेक दा के जैसे बड़े लीडर को, अभी 25 साल के एक लड़के को अटैक करता है ये नाम ले लेकर। तो ये जो बौखलाहट है बीजेपी में खेला होबे लेकर, क्योंकि उनको पता चला वो ये समझ सके कि यूथ जो है बंगाल का वो खेला होबे को लेकर पागल हो चुके हैं। और सिर्फ यूथ नहीं, 8 साल के लड़के से 80 साल के उम्रदार लोग तक सब खेला होबे बोल रहे हैं। मान लीजिए मुझको अगर रास्ते पर कोई लोग देखता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, तो मेरे नाम से नहीं पुकारता भाई खेला होबे।
तो ये बीजेपी को कहीं पर डरा रहा है। जैसे कि जय श्री राम भी कोई पार्टी का कोई हक नहीं हो बन सकता, तो खेला होबे में भी आप बता रहे हैं कि वो बता देता है कौन से पार्टी का स्लोगन है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पार्टी का। एब्सोल्युटली, लेकिन डिफरेंस एक ही है। बीजेपी का जो जय श्री राम है, बीजेपी वाला जय श्री राम एक्चुअली विच इज जय श्री नाथुराम, उसमें कहीं पर एक धर्म का कनेक्शन है, कहीं पर एक बांटने वाला है, लेकिन खेल कभी बांटता नहीं, खेल सबको जोड़ता है। क्यों मैंने बताया खेला हबे। बंगाल में 2 सबसे बड़े क्लब है जो आपके दर्शक है उनको पता हो, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान। मान लीजिए मेरे घर में ही 2, और बंगाल में फुटबॉल प्रेमी तो है एकदम, फुटबॉल क्रिकेट सब खेल के लिए बंगाल पागल है। ये लोग लूडो भी खेलते हैं, चेस भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। मान लीजिए ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का सपोर्टर मेरे ही घर में है, वो जब स्टेडियम में जाएंगे तो एक ईस्ट बंगाल, एक मोहन बागान, एंड आई एम हिज ऑपोजिशन। लेकिन स्टेज जो प्रोग्राम से निकलने के बाद, खेला के बाद, स्टेडियम से निकलने के बाद एक साथ खड़े होकर पानी पूरी खाते हैं हम लोग। तो बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो राजनीति को मारना काटना, वो बोलते हैं अनाथ कर देंगे, वो कहते हैं शमशान भेज देंगे। इससे अगर हम यूथ जो टीएमसी का, वो अगर चाहे कि राजनीति एक खेल की तरह होगा जहां पर एक स्पोर्ट्स का स्पिरिट होगा, तो उससे बीजेपी में इतना बौखलाहट की मुझे समझ में नहीं आ रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार तीसरे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। राज्यसभा में उसने किसानों का मसला उठाया है, तो केंद्र की सरकार के खिलाफ लोकसभा में तेल और जो जितनी भी गैस है उनको के जो दाम बढ़े हुए हैं उनको लेकर लगातार हंगामा किया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर, यानी कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसे वेंकैया नायडू ने सभापति ने खारिज कर दिया। वहीं विपक्ष ने लोकसभा में जब तेल की कीमतों की बात की तो लोकसभा स्पीकर ने अपनी चेंबर में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। Already given a notice under Rule 267, nearly our 4 young leaders that regarding farmers issue problem, and whatever 3 laws are passed in this house, and against that the farmers of Punjab, Haryana, Western UP and throughout the country, they may not be visible here, but we are not discussing the issue. You just wanted to. Sir, I am requesting you allow under 267 rule to discuss this issue so that thoroughly we can discuss. Let the government take whatever decision. Okay, till then, no, it will not be fair without taking notice of these 3. We can't proceed, sir. 267, I have gone through it. Sri Deependra Huda, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Tiruchit Siva, Sri Rajiv Satav, Sri Pratap Singh Bajwa. They have given notice about the farmers. Just, whatever notice I have received, I am talking about it. About the farmers issue and the need to discuss it and to suspend the other business of the house. And subsequently, Mr. Ashok Siddhartha has given a notice again on the issue of petroleum prices and price rise. That we have already disposed of yesterday. About these 4 notices also, I would like to tell this house in this session itself, first part itself, has discussed about farmers issue and farmers agitation, and then we have taken it up. So I am not going to allow it. I have disallowed the notice. कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इस तरीके से नोटिस को अस्वीकार किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। आज आपने एक मांग उठाई है, इस पर चेयर ने क्या कहा? देखिए, आज समूचे विपक्ष की तरफ से मैंने एक नोटिस दिया कि सारे सदन की कार्रवाई को, बाकी बिजनेस को स्थगित करते हुए और किसानों की मांगों पे और किसानों के आंदोलन पे चर्चा की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण सभापति जी ने उस मांग को खारिज किया
बड़ा अन्याय है। पहले सरकार ने किसान को खारिज किया, किसान को किसान मानने से खारिज किया, कुछ अलगाववादी बता दिया। फिर सरकार ने किसान को इंसान मानने से खारिज किया, क्योंकि संवेदना भी व्यक्त नहीं करी, इतने लोग उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर सरकार ने किसान की मांग को खारिज किया, फिर किसान की कुर्बानी को खारिज किया। फिर जब मैंने सदन में बात उठाई कि किसान की कुर्बानियों पे संवेदना व्यक्त की जाए तो उस मांग को खारिज किया, और आज उस पे चर्चा तक को की मांग को सरकार ने जो खारिज किया, इससे मैं समझता हूँ कि देश के किसानों की भावनाएं बड़ी आहत हुई। आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि चेयर तैयार नहीं है आपको अनुमति देने के लिए? लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, खेत में भी लड़ेंगे, गांव में भी लड़ेंगे। हम अपना जो है देश के किसान को आप इस प्रकार से खारिज नहीं कर सकते। जितना सरकार किसान की आवाज़ को कुचलने का प्रयास करेगी, किसान की आवाज़ उतनी मजबूती से इस देश के कोने कोने में गूंजेगी। और जब तक चर्चा नहीं होती आप ये मांग करते रहेंगे सदन में? कैसे ना करें? 3-3 शव इन बॉर्डर से, इन धरनों से हर रोज हरियाणा पंजाब के गाँव में जा रहे हैं। वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। आपको क्या पीड़ा नहीं होती है उनके? आप उनकी आंखों में आग डाल के देखिए, उनके परिवारों की आंखों में आग डाल के देखिए। क्या सरकार उनके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बोल सकते? ऐसी कैसी निर्दयी सरकार है? हम इस निर्दयी सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों के बीच में LGBT समुदाय के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ही मुश्किलों में जीना पड़ता है, लेकिन इस सब के बीच भी लोग अपना रास्ता बनाते हैं। और ऐसी ही एक कहानी हम लेके आए हैं बेंगलुरु से, जिनमें सिंदूर और स्फूर्ति साथ में रह रहे हैं पिछले 4 साल से और रहते हुए काफी खुश भी हैं। Regarding the feelings for girls, like maybe लड़कियों के लिए जहाँ तक भावनाओं की बात है, तो जब मैं शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में थी, तब मुझे लगा कि मैं थोड़ी अलग थी। वैसे मेरी भावनाएं बहुत पहले शुरू हो गई थी। जब मैं 4ठी या 5वीं कक्षा में थी, तभी मुझे पता चल गया कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। had feelings for girls. वो अपने जन्मदिन पर मेरे घर आई और अपनी भावनाएं मुझे बताई। I didn't come to your house on my birthday. I came one day before. Okay, that's okay. Okay. She conveyed her feelings on her birthday. On my birthday. हाँ, on your birthday. Thinking that you will not reject. हाँ, I said. पहली बार तो मैंने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानती। पहली बार ऐसी बातें सुन रही हूँ। मैंने 1 दिन का समय लिया। मैंने सोचा कि मैं उसे अपना लूं, वरना अपनी जिंदगी में बड़ी चीजें खो दूंगी। इसीलिए अगले दिन मैंने उसे मैसेज देकर कहा कि हमें मिलना चाहिए। फिर मैंने उसे हाँ कर दी और उसने मुझे अंगूठी पहनाई। उस दिन से हमारी सगाई हो गई है। From that day we are engaged. Biggest challenge for both of us is to सबसे बड़ी चुनौती अपने माँ बाप को समझाना था। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। हमने अपनी तरफ से जो हो सका उस तरह से कोशिश की, लेकिन वो अब तक नहीं समझ पाए हैं। देखिए, ये 2 वर्ग हैं, होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल, लेकिन एहसास और जज्बात तो एक से ही हैं। अलग बात यह है कि आपको बस एक समलैंगिक से प्यार है, बाकी सारी बातें एक जैसी हैं और लोगों को ये बात समझनी होगी। People have to understand that. Thank you.